हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का 2020 का अनसॉल्व्ड पेपर सेट 3 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। बच्चों आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है, और अनसॉल्व्ड पेपर भी आपका चल रहा है और 2 सेट कंप्लीट हो गए, तीसरा भी कंप्लीट होने की और ही है बच्चों, ठीक है। और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बस इतना सफिशिएंट है, हमने जितना भी आपको कराया है उसको बहुत अच्छे से, बस अब आपको ज़रूरत है ठोस करने की। इट मीन्स दैट कि आपने पढ़ तो लिया है, देखिए बुक आपने पढ़ ली होगी, लेकिन फिर भी आपको समस्या आती होंगी। उसका रीज़न ये है कि आपने जब चैप्टर्स पढ़ा था, सपोज आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं 10% डिस्काउंट अनअकैडमी IIT JEE सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि स्टूडेंट कुछ टाइम बाद 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर हमें यहाँ पर बेनिफिट क्या है, तो स्टूडेंट मैं आपको पूरे बेनिफिट्स बताऊंगा। अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कितने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और हाँ, आपको जब एनरोल करो तो स्टूडेंट आपको हमारा कोड स्मार्ट स्टडी जरूर यूज करना है, तब स्टूडेंट आपको 10% डिस्काउंट मिल पाएगा, अदरवाइज आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, तो जब से अब दोबारा आपने फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज नहीं किया होगा, अभी आपके पास टाइम भी है, जिन लोगों के पास टाइम है उनसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर तो आपने नोट्स जो बनाए होंगे या आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ से। तो बस आपको, अगर आपके पास अभी टाइम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, टाइम नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले तो आपने जो है कॉपी बनाई ली होगी, उनको आप डेली याद करिए। उनको तो याद करना छोड़िए मत, जब तक मैथ का पेपर ना हो जाए फॉर्मूले आपको डेली याद करने हैं, ठीक है। 1 से 2 घंटे आपको याद हैं, फिर भी उनको फेरना है। इट मीन्स दैट कि फॉर्मूले आपको ऐसे हो जाएं कि आपको तुरंत माइंड में 1 सेकंड में माइंड में आ जाए कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे होगी। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें याद होती हैं लेकिन एग्जाम टाइम पे हम भूल जाते हैं। ये चीज़ होता है, सबके साथ होता है, कोई आप ही के साथ नहीं। तो उनको दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उस चीज़ को बार बार डेली जो है कंटिन्यू रिवाइज कीजिए, आते हुए भी उसको आप रिवाइज कीजिए, जैसे कि आपको वो सॉलिड हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले आ जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये खत्म, कि फॉर्मूले याद नहीं है। जब बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं तो दिक्कत यही रहती है सबसे ज़्यादा, और फॉर्मूले आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या तो यही आपकी खत्म हो जाएगी कि बस ये हो जाएगा आपको कि हाँ हमें फॉर्मूले आते हैं, एक चीज़, ठीक है। दूसरा, किताब हमने आपको करा दी है, आप अब चैप्टर वाइज रिवाइज कीजिए। आपको नोट्स प्रोवाइड हो गए हैं, वीडियोज़ आपके पास अवेलेबल हैं, अब आप डेली उन चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए, बिकॉज आपके पास टाइम है। मैथ में सिर्फ आपको इतना ही करना है जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूले डेली याद करने, मैथ के चैप्टर्स आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक बार और माइंड में दिमाग में किताब निकल जाए, एक बार किताब और दिमाग से उतार लीजिए अपने से, ठीक है। दूसरा, अनसॉल्व्ड पेपर हम करा रहे हैं, इसको डेली कीजिए। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सभी को आप डेली आप इसको जो है सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जैसे फर्स्ट सेट हमने कंप्लीट करा दिया है तो आप फर्स्ट सेट को जो है एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, क्योंकि जब तक, देखिए मैथ में मेन क्या है, रिवीजन। जो बच्चा रिवीजन नहीं करेगा, बेशक उसने सब कुछ पढ़ रखा है लेकिन रिवीजन नहीं किया तो वो वही पढ़ा हुआ 100% तुम्हारा 70% गायब हो जाता है, क्योंकि एक बार पढ़ने से काम नहीं होता। देखिए रिवीजन बहुत मस्ट है, हर सब्जेक्ट में वैसे रिवीजन मस्ट होता है, और मैथ में भी आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि जब आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपने पहले आपको आता होगा, जरूरी नहीं है वो आपको अब आता हो, ठीक है, मेमोरी में जरूरी नहीं है वो सेट रहे। तो वो रिवीजन जब आप करेंगे तो वो जब लंबे समय के लिए सेट हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को बस आप रिवाइज कीजिए, नया कुछ भी मत पढ़िए। अब आप जितना हमने आपको पढ़ा दिया है, किताबों को रिवाइज कीजिए, फॉर्मूले याद कीजिए, अनसॉल्व्ड पेपर करा रहे हैं इन अनसॉल्व्ड पेपर्स को कीजिए और लॉन्ग क्वेश्चंस को कीजिए, बस इतना। बस आप करते रहिए, इसको बस कंटिन्यू रखो, ठीक है। इतना बाकी मैं बता रहा हूँ 90+ ही नंबर आने वाले मैथ में, बस इतना जितना हमने कराया है इतना आप बस करिए। ऐसा ना हो कि हमने करा दिया हो लेकिन आपने ना किया हो, या हमने जो करा दिया वो आपको ना आता हो, तो फिर समस्या होगी, ठीक है। इतना करा दिया है आपको, बहुत ज़्यादा मैटर मिल गया है पढ़ने में, बहुत ज़्यादा मैटर हम दे चुके हैं यहाँ से, ठीक है। इतना मैटर अगर आप पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है, बस नंबर आपके परफेक्ट आने वाले हैं। ओके, चलिए। तो अब बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको चलेगा सेट 3 में, आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे हमने, आई थिंक वो 5th का हो गया था, खा हो गया था, गा हो गया था, घा हो गया था, है ना। और अड़ा आज आपका चलेगा। ओके, अड़ा को देखते हैं। अड़ा में देखिए क्या कहा है, इसमें कहा है दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय R बराबर A, B बिलोंग्स टू Z क्रॉस Z सच दैट A - B को 7 विभाजित करता है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक सेट रिलेशन दे रखा है A और B में कि A - B
ए की जो वैल्यू है वो भी जेड है, बी की जो वैल्यू है वो भी जेड है। जेड आप समझ रहे हैं ना, पूर्णांक, और a माइनस बी 7 को विभाजित करता है, तो यह एक तुल्यता संबंध है, ये हमें प्रूफ करना है। भाई कोई भी रिलेशन तुल्यता कब होता है? जब वो स्वतंत्र हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। तीनों अगर वो होगा, तीनों उसमें जो है रिलेशन लगेंगे तो वो एक तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है तो वो तुल्यता संबंध नहीं होता है, ठीक है। तो हमें तुल्यता प्रूफ करने के लिए इसको स्वतंत्र भी प्रूफ करना पड़ेगा, सम्मित भी प्रूफ करना पड़ेगा, और जो है संक्रामक भी प्रूफ करना होगा। संक्रामक में, स्वतुल्य में क्या होता है, पर स्वतुल्य में समझिए, कोई एलिमेंट खुद के साथ आर रिलेटेड होना चाहिए, यानी ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज डेट ए कॉमा ई बिलोंग्स टू जेड, ये प्रूफ करना है। दूसरा, ए अगर बी से बिलोंग करता है, ये हमें दिया होगा, अगर ए बी से बिलोंग कर रहा है तो बी ए से भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, ए यदि ए बिलोंग करता है बी से और बी बिलोंग करता है सी से, तो फिर ए सी से भी बिलोंग करेगा। अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक होगा, और स्वतुल्य सम्मित संक्रामक होगा तो वो स्वतुल्य भी होगा ही होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें काम करना है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका अणा, वो भी फिफ्थ का अणा प्रश्न है बच्चों, ठीक है। इसमें कहा है, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r बराबर a कॉमा b बिलोंग्स टू z क्रॉस z such that a माइनस b डिवाइड बाई 7, ठीक है, डिवाइड बाई 7। तो a कॉमा b, ये ब्रैकेट जो है आपका यहीं फिनिश हो गया है। a कॉमा b, a और b इस प्रकार हैं कि जो a और b हैं वो बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, यानी कि z क्रॉस z से, यानी a की वैल्यू भी z है और b की वैल्यू भी z है, ठीक है। और सच दैट a माइनस बी डिवाइड बाई कितना है, 7 है। 7 को मतलब इसका मतलब ये है कि a माइनस बी को 7 जो है विभाजित करता है, तो ये एक तुल्यता संबंध होगा। तो R एक तुल्यता संबंध होगा, ये हमें बच्चों प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको तुल्यता प्रूफ। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आप जो R लेने वाले हैं वो भी आप क्या लेंगे, वो जो A लेंगे वो भी Z होना चाहिए, B लेंगे वो भी Z होना चाहिए, मतलब कोई भी पूर्णांक नंबर होना चाहिए, A की जगह भी B की जगह भी। अब पूर्णांक क्या होते हैं ये बात तो आपको मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्याएं, मतलब उसमें जो है नेगेटिव नंबर आ सकते हैं, पॉजिटिव आ सकते हैं, ठीक है, बस परमेय नहीं होनी चाहिए, यानी पॉइंट वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। पॉइंट वाले आएंगे तो वो पूर्णांक नहीं होंगे, अपने आप में पूर्ण नंबर होना चाहिए, चाहे वो -2 हो, -3 हो, 6 हो, 9 हो, 9.1 ना हो क्योंकि पूर्ण नंबर नहीं है, 9.7 ना हो पूर्ण नहीं है, 3.2 ना हो पूर्ण नहीं है, पॉइंट वाले पूर्ण नहीं होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्वतुल्य के लिए बात करेंगे। देखिए तुल्यता प्रूफ करना तो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्वतुल्य की बात करें सबसे पहले हम, नंबर 1, और रिलेशन क्या है कि a माइनस बी डिवाइड बाई 7। देखिए स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए पहले स्वतुल्य संबंध की बात कर रहे हैं हम। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, और कोई एक एलिमेंट हमने ले लिया, मान लो वो z है, ठीक है, पूर्णांक है, तो उस पूर्णांक को अगर उसी में से घटाएंगे तो जो प्राप्त होगा क्या वो 7 से डिवाइड होगा तो स्वतुल्य है, अदरवाइज नहीं है। तो आप कोई भी देखिए, आप अपने दिमाग में कोई भी पूर्णांक लिख लीजिए, कोई भी पूर्णांक ले लो, वो होना पूर्णांक चाहिए, बस माइनस का ले लो चाहे प्लस का ले लो, आप उसको उसी में से घटाएंगे तो रियल बात है कि किसी नंबर को उसी नंबर से माइनस करते हैं तो वो नेगेटिव आता है, वो सॉरी 0 आता है, ठीक है। किसी भी नंबर को उसी नंबर से आप किसी भी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से अगर आप माइनस करेंगे तो 0 आएगा। जैसे मैंने ले लिया 7, और 7 एक पूर्णांक है, 7 को अगर मैं 7 से ही माइनस करूँगा 0 आएगा। या फिर आपने ले लिया -3 को माइनस करूँगा
-3 से ही, तो एक -3 बन जाएगा, एक +3। कैसे देखिए, -3 को माइनस कर रहा हूँ -3 से, तो जब घटाऊंगा तो -3 से माइनस कर रहा हूँ -3 को, तो माइनस +3 हो जाएगा, कट के 0 आ गया। तो किसी भी इंटीजर को आप उसी में से माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 हमेशा किससे डिवाइड होता है? 7 से। 0 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल, कोई भी ले लीजिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल a बराबर 7, सपोज कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 7 लिया है। देखिए इन्फानाइट तक है पूर्णांक, तो आप कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ फॉर ऑल लगा दिया, देखिए हम एक पूर्णांक के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो फिर वही बात सभी पूर्णांक के लिए एप्लीकेबल होगी। फॉर ऑल का मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब है सभी के लिए, एक पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक के लिए प्रूफ हो रहा है वो सब के लिए माना जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर ऑल लगा दिया, ठीक है। तो फॉर ऑल ए बराबर जो है, ले लिए कुछ भी ले लो यार, 5 ले लेते हैं, 5 बिलोंग्स टू जेड है, हमने ए का मान लिया, वो जेड है, ठीक है। और अब क्या करें, अब हम यहाँ पे रिलेशन क्या है, a माइनस बी डिवाइड बाई साइड 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 7, अतः R एक तुल्यता, वो स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। कोई भी आप एक एलिमेंट ले लो, कोई भी रियल, आप जो नहीं, मैंने यहाँ पे 5 लिया, आप 2 ले सकते, 2 माइनस 2 0 आएगा, 0 7 से डिवाइड होता है। कोई भी इंटीजर ले लो यार आप, कोई भी इंटीजर्स, ठीक है, कोई भी इंटीजर्स आप ले सकते हैं, या फिर आप अपनी तरफ से यहाँ पे ए और बी में ही बना के लिख सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एग्जाम्पल लेके लिखें। हमने यहाँ फॉर ऑल लगा दिया, फॉर ऑल ए बराबर 5 बिलोंग्स टू जेड, सभी पूर्णांकों के लिए अगर ए बराबर 5 लिया है और वो जेड है, तो ए 5 माइनस 5 बराबर 0 7 से डिवाइड होगा। ऐसे ही आप, इसका मतलब है कि आप ए की जगह कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं, वो इंटीजर होना चाहिए सभी के लिए, सभी इंटीजर्स के लिए ये बात एप्लीकेबल होगी, ठीक है। दूसरा सममित, सममित के लिए, सममित में क्या होता है, अगर a माइनस बी डिवाइड बाई 7 है, तो फिर b माइनस ए बी डिवाइड बाई 7 होना चाहिए। ये तो हमें होगा क्लियर कि a माइनस बी डिवाइड बाई 7 है, ये तो क्लियर है, लेकिन b माइनस ए, ये हमें प्रूफ करके दिखाना कि b माइनस ए बी डिवाइड बाई 7 होगा, ठीक है। तो आप a की जगह कोई भी इंटीजर लीजिए और b की जगह कोई भी इंटीजर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई भी 2 इंटीजर ले लीजिए आप, ठीक है। a की जगह भी b की जगह भी, इस प्रकार से लेना है कि a माइनस बी 7 से डिवाइड हो, ऐसे लेने हैं आप। तो फिर b माइनस ए भी 7 से डिवाइड होगा, ये हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में कंडीशन है कि देखिए आपको कंडीशन नहीं पता है तो फिर समस्या आपको आएगी, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा चुका हूँ, बहुत सिंपल वे में आपको कराया है, वहाँ आपको कंडीशन याद है तो आपको बात पल्ले पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी, सीधी सी बात है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये कंडीशनें नहीं पता है जो मैंने क्या महीने पहले पढ़ाई थी, तो दिक्कत आएगी देखना। वहाँ मैंने आपको बताया था कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होते हैं तो तुल्यता होता है, ये बात मैं आपको यहाँ अब भी बता रहा हूँ। फिर मैंने आपको वहाँ सममित के लिए कंडीशन ये बताई थी कि सममित कब होता है, a माइनस बी 7 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सममित कब होगा, सममित जब होगा कि a माइनस बी 7 से डिवाइड है, ये तो ठीक है साहब, तो b माइनस ए भी 7 से डिवाइड होगा तब होगा सममित। अगर a माइनस बी ही 7 से डिवाइड नहीं है तो फिर उसको हम लेंगे ही नहीं, हमें लेना ही ऐसा है a माइनस बी जो 7 से डिवाइड हो। अगर a माइनस बी 7 से डिवाइड होगा तो b माइनस ए भी अगर 7 से डिवाइड होगा तो होगा सममित, ठीक है। तो हमें लेना ही ऐसा है कि वो a माइनस बी 7 से डिवाइड हो। तो अब आप यहाँ पे कोई भी a और b की जगह कोई भी 2 इंटीजर ऐसे लो वो 7 से डिवाइड हों, और फिर वो चेक करो क्या b माइनस ए भी 7 से डिवाइड हो रहा है तो सममित होगा, ठीक है। तो a की जगह कोई भी ऐसे नंबर ले लो, a की जगह कोई भी नंबर लो, चलो a की जगह हम ले लेते हैं, मान लीजिए a बराबर, देखिए फॉर ऑल a बराबर हमने ले लिया, मान लीजिए जो है यहाँ पर ले लिया 9 बिलोंग्स टू क्या है, z है, और b बराबर मैंने ले लिया, मान लीजिए, या फिर मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं, वैसे आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। b बराबर ले लिया मैंने जो है 2 बिलोंग्स टू z, ठीक है। a की वैल्यू 9 ले ली जो कि z को बिलोंग कर रहा है, b की वैल्यू 2 ले ली वो की जगह पर बिलोंग कर रहा है। अब हमें यहाँ पे देखना है, देखिए
ए माइनस बी बिलोंग्स टू क्या है, ए माइनस बी जो है 7 से डिवाइड कर रहा है, और ए माइनस बी को जो घटा के आएगा वो भी क्या है, वो है एक इंटीजर है। तो देखिए यहाँ पर हम देखिए ए माइनस बी डिवाइड बाई 7 बिलोंग्स टू जेड। ए माइनस बी है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, और 7 से 7 कट जाएगा, बिलोंग्स टू जेड है। इम्प्लाइज दैट बी माइनस ए भी 7 से बिलोंग है क्या, देखिए बी माइनस ए, तो ए माइनस बी, या फिर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 7 बिलोंग्स टू जेड। इम्प्लाइज दैट, ऐसे इसको इस भाषा में भी आप लिख के आ सकते हैं या इस भाषा में भी लिख के आ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ फॉर ऑल लगा दिया है, आपको सभी नंबर के लिए एप्लीकेबल है अभी, यानी अगर ये 7 से डिवाइड है तो इसका उल्टा अगर 7 से डिवाइड होगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब तो यहाँ से आप देखिए मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, और वो भी माइनस का, तो ये भी 7 से डिवाइड होगा। भाई ए माइनस बी 7 से डिवाइड हो रहा है, और मैं इसमें, और ये क्या है, ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी एक क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो जो निकल के आएगा वो नेगेटिव आएगा उतना ही, तो वो क्या होगा, वो भी 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक इंटीजर होगा, ठीक है। बी माइनस ए बिलोंग्स टू 7 बिलोंग्स टू आर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 माइनस 2 डिवाइड बाई 7, और 7 क्या है, 9 में से 2 को घटा के जो मिला वो भी क्या है, जेड है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, माइनस कॉमन ले लूं, तो 2 माइनस 9 भी डिवाइड होगा क्या 7 से, बिल्कुल होगा भाई। 2 में से 9 माइनस करूंगा तो -7 आएगा, ठीक है, -7 आएगा। और -7 देखिए हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, 2 आगे 9 पीछे, तो जो सॉल्व हो के आएगा यहाँ पे वो भी 7 से डिवाइड होगा, हो गया नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी कर दीजिए कि जब a माइनस बी डिवाइड बाई 7 है तो b माइनस ए करेंगे तो 2 माइनस 9 करेंगे तो वही चीज़ आ रही है, तो ये भी क्या आएगा, -7 आएगा, और ये भी डिवाइड बाई क्या है, 7 है, और बिलोंग्स टू क्या है, जेड है, ठीक है। ये भी क्या डिवाइड बाई 7 है और बिलोंग्स टू जेड है। भाई -7 7 से कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा तो, और -7 एक इंटीजर भी है, ठीक है, वो जेड भी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी सत्य हो रही है, यानी कि अगर a माइनस बी डिवाइड बाई 7 है तो b माइनस सी डिवाइड बी भी 7 है। 9 माइनस 2 डिवाइड बाई 7 है तो 2 माइनस 9 भी डिवाइड बाई 7 है। अतः क्या होगा, अतः R1 क्या होगा, सममित संबंध है। देखो इन चीज़ों को यहाँ बस समझना ही मेन है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, बस मेन है समझना, और समझ आप तभी पाएंगे जब आपको स्वतुल्य सम्मित या संक्रामक वाला आपने चैप्टर पढ़ा है, एक्सरसाइज पढ़ रखी है, और उसके रूल्स आपको याद हैं। अगर रूल्स याद नहीं है तो पंगा रहेगा फिर आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट एक और अभी बचता है अब आपका तीसरा, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक के लिए क्या है कि a माइनस बी आपको अगर a व b इस प्रकार हैं कि a माइनस बी डिवाइड बाई 7, और b व c इस प्रकार हैं कि b माइनस सी डिवाइड बाई 7, यानी ये चीज़ पहले से ही हमें ऐसी लेनी है कि a में से b को घटाएं, a b c 3 z हमें ऐसे लेने हैं, 3 पूर्णांक हमें ऐसे लेने हैं कि a को b में से घटाएं तो 7 से डिवाइड हो, b को c में से घटाएं तो 7 से डिवाइड हो। तो अगर ये दोनों 7 से डिवाइड हो रहा है तो अगर a से c अगर घटाएं तो अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, जो है वो संक्रामक होगा। यानी a और b आपको ऐसे लेने हैं कि माइनस करें तो 7 से डिवाइड हो, b और c आपको ऐसे लेने का डिवाइड करें तो वो माइनस करें तो 7 से डिवाइड हो। तो फिर अब आपको चेक क्या करना है कि a और c भी a से c घटाने पर 7 से डिवाइड हो रहा है तो फिर वो क्या होगा, संक्रामक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कोई भी 3 नंबर ले लीजिए, माना a बराबर आप कुछ भी लीजिए, ऐसा लीजिए कि a में से b को घटाएं तो 7 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो a की जगह सपोज मैंने आपका ले लिया, यहाँ पे ले लिया
कुछ भी ले लीजिए, आपके नेगेटिव ले लें, नेगेटिव ले लो, चलो मैंने a बराबर ले लिया -2, ठीक है, और b बराबर मैंने ले लिया यहाँ पर -16 -16 ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद और एक c बराबर आप ले लीजिए, c बराबर आप ले लीजिए, कोई भी चलेगा, जो है आप ले लीजिए कुछ भी। सपोज अगर मैं यहाँ पर लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ 9, कितना 9 -9, सही है। आपको 3 नंबर इस प्रकार लेने हैं कि अगर a में से आप b को घटाएं, a में से अगर आप b को घटाएं तो 7 से डिवाइड होना चाहिए, b में से अगर आप c को घटाएं तो वो भी 7 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो फिर अगर c में से अगर a में से अगर c को घटाएंगे वो भी 7 से डिवाइड हो रहा है तो प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल, यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल, सभी के लिए ये बात एप्लीकेबल है। देखिए फॉर ऑल a माइनस b डिवाइड बाई 7, ठीक है। हमने a b और c इस प्रकार लिए हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप, a इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू क्या है, z है, b इज इक्वल टू -16 बिलोंग्स टू क्या है, z है, और c इज इक्वल टू -9 बिलोंग्स टू क्या है, z है। तो फॉर ऑल a माइनस बी देखिए क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, तो a में से घटाएंगे अगर आप b को, यानी -2 में से अगर आप घटा रहे हैं किसको, -16 को, तो कितना आएगा, ये प्लस का हो जाएगा +14, और +14 7 से डिवाइड है, तो a माइनस बी डिवाइड बाई 7 कोमा b माइनस सी डिवाइड बाई 7 है क्या। तो देखिए b माइनस सी डिवाइड बाई 7, तो b माइनस सी का मतलब b में से कितना है -16, और माइनस सी कितना है -9 डिवाइड बाई 7, तो 16 और ये +9 -16 डिवाइड बाई 7, तो कितना आ रहा है, ये आएगा आपका -7, और -7 डिवाइड बाई 7 होता है। तो मतलब क्या है कि a माइनस बी डिवाइड बाई 7 है, b माइनस सी डिवाइड बाई 7 है, डिवाइड बाई क्या है 7 है, इम्प्लाइज दैट a माइनस सी भी डिवाइड बाई 7 होना चाहिए, ठीक है। तो a माइनस सी, तो a क्या है भाई, a माइनस सी भी हमारा 7 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा, डिवाइड बाई 7। ध्यान रखिएगा ये बात सत्य तभी होगी जब अगर a माइनस बी 7 से डिवाइड होना चाहिए ऐसा नंबर लेना है, b माइनस सी करें जो आए वो 7 से डिवाइड होना चाहिए ऐसे नंबर लेने हैं। तो अगर a से c को घटाएं अगर वो भी 7 से डिवाइड हो रहा है तो फिर वो क्या होगा, संक्रामक भी होगा, ठीक है। संक्रामक कब नहीं होता, जब a में से b को घटा रहे हैं, भैया जो आ रहा है वो 7 से कट रहा है, ठीक है, b में से c को घटा रहे हैं, जो आ रहा है वो 7 से कट रहा है, ठीक है, लेकिन फिर a में से अगर c को घटा रहे हैं उन्हीं में लेके तो वो नहीं कट रहा, तो फिर वो संक्रामक नहीं होगा, लेकिन अगर इतना है तो वो फिर होगा ही होगा, ठीक है। तो a में से अगर आप c को घटाएंगे, चेक करो 7 से कट रहा है क्या, तो देखो a में से c को घटाएं तो भाई a की वैल्यू क्या ली है, a की वैल्यू ली है हमने जो है -2, और जो कि क्या है एक z है, ओके। फिर माइनस कर रहे हैं c कितना भाई, c है हमारा यहाँ पे -9, तो -2 + 9 यानी कितना आ रहा है +7, और +7 डिवाइड बाई 7 है। तो देखिए a माइनस बी डिवाइड बाई 7 है, b माइनस बी डिवाइड बाई 7 है, तो a माइनस सी भी डिवाइड बाई 7 है, ठीक है, डिवाइड बाई 7। अतः R एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। या फिर आप ये जो मैंने सॉल्यूशन करके दिखाया है, आप इस सॉल्यूशन को यहाँ भी करके दिखा सकते थे, कोई दिक्कत ऐसी थी नहीं, ठीक है। तो देखिए तीनों चीज़ें प्रूफ हो गई, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, और जब कोई रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होता है तो वो एक तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। ये कंडीशन सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पर आप लिख देंगे अतः R स्वतुल्य, सममित व संक्रामक है, तो R एक तुल्यता संबंध होगा, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा नहीं है, लेकिन मेन है कि इसको समझाने में टाइम लगता है। देखिए जल्दी जल्दी करा दो तो होते तब भी जाएगा, मुश्किल से 2 मिनट लगती, लेकिन देखिए समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है इस चीज़ को। तो मेन है अभी हमारे पास टाइम है, अगर हम समझ पा रहे हैं अच्छी बात है, समझ जाएंगे तो कराएंगे,
जल्दी जल्दी करा देंगे, समझ में नहीं आएगा तो करना ना करना इक्वल है, ठीक है। तो मेन है समझना, अगर आप समझ रहे हैं अच्छे से तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन बच्चों आपको आने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, अगला जो क्वेश्चन है वो है बच्चों चा चम्मच, यानी कि आपका ये तो हो गया ना, का कबूतर हो गया आपका, ठीक है, नहीं अड़ा हो गया। किसका अड़ा है बच्चों ये, 5 में का अड़ा आपका हो गया। अब 5 में का चा है बच्चों, 5th का चा, लास्ट क्वेश्चन है 5th वाले का, फिर 5th पार्ट खत्म, 6 चलेगा। तो 5th के चा में देखिए क्या सिद्ध करना है हमें, इसमें हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, ठीक है, बराबर 2 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम प्रूफ करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, हमें पहले इसका इसके साथ क्रॉस करना है। भाई हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS लेने पर, तो LHS से हम यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप इसका इसके साथ क्रॉस कीजिए, तो वेक्टर बी का आप इसके साथ क्रॉस करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, आप इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो देखिए क्या होगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी होगा, फिर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होगा, फिर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी होगा और वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए होगा, ठीक है। तो करिए आप, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है, फिर प्लस वेक्टर बी का ए के साथ करेंगे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है, फिर सी का करेंगे आप ए के साथ तो प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी, और वेक्टर सी का एक साथ करेंगे तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सी क्रॉस सी क्या होगा, 0 होगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है, ये चीज़ें हो गई, ओके। अब देखिए अब इसका इसके साथ क्या करना है, डॉट करना है, इसका इसके साथ डॉट करना है। तो डॉट कैसे करेंगे, अब ए का करेंगे पहले इसके साथ डॉट, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, फिर इसका इसके साथ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर इसका इसके साथ तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, फिर ऐसे बी का करेंगे आप इसके साथ तो क्या होगा, वेक्टर भाई यहाँ पे डॉट है ना ये, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बी क्रॉस वेक्टर सी, इसके साथ करेंगे तो प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर इसके साथ करेंगे तो प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप गौर दीजिए, आप क्या गौर दीजिए, देखिए यहाँ से आप इसके साथ तो ए डॉट ए आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पर लंबवत है, तो लंबवत है तो 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ भी लंबवत है तो ये भी 0 होगा, और ये इस पर लंबवत होगा तो ये भी 0 होगा, ये इस पर लंबवत होगा तो ये भी 0 होगा, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों चलो 0 हो जाएंगे। इट मीन दैट इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं हम वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये 0
ये भी 0 की लंब बताएंगे दूसरे पे, और लंब बताएं तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ऐसे ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0, और ये यहाँ पर देखो तीनों अलग अलग हैं भाई, एक बी आ रहे हैं, लंब बताएं 0, ए लंब बताएं 0, ए लंब बताएं 0, यहाँ पर तीनों अलग हैं, देखो यहाँ तीनों अलग हैं, तो फिर 0 नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसी प्रकार, वेक्टर ए बी सी, और एक वेक्टर ए बी सी और एक वेक्टर ए बी सी हो जाएगा 2 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और यही हमें बच्चों प्रूफ करना था। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कि कैसे 0 होता है, तो सब कुछ चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त, बहुत छोटा था, बस आपको ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका ये 5th पार्ट फिनिश, 6th पार्ट चलेगा बच्चों। अब 6th पार्ट में देखिए क्या है, 6th पार्ट में हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत, एक शंकु है उसके अंदर, ठीक है, महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवर्तीय बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की जो त्रिज्या है उसकी आधी होगी। यानी बेलन की त्रिज्या आधी होगी किसकी, शंकु की त्रिज्या की। अगर शंकु की त्रिज्या 10 है तो उसकी होगी 5। ये बच्चों हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए कैसे करने वाले हैं, आइए यहाँ पर एक डायग्राम पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा कि मान लीजिए एक शंकु है हमारे पास, ठीक है, ये, और इस शंकु के अंदर महत्तम आयतन का है ना, नहीं महत्तम वक्र पृष्ठ का एक बेलन है। तो एक बेलन ड्रॉ कर लेते हैं इसके अंदर महत्तम वक्र पृष्ठ का। तो मान लीजिए ये बड़े से बड़ा वक्र पृष्ठ का, इसके अंदर बेलन इस तरह बन सकता है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेंटर हो गया, तो ये मान लेते हैं ये बेलन की त्रिज्या हो गई, और यहाँ से यहाँ तक शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। ये बेलन की ऊंचाई और टोटल जो है शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको नाम आप दीजिए, ये ए है, ये ओ दे दीजिए इसे नाम, इसे बी दे दीजिए, इस पॉइंट को इसे आप सी दे दीजिए, इसे आप डी दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए, माना बेलन की शंकु की जो ऊंचाई है वो कैपिटल एच है, शंकु की ऊंचाई आपने मान ली कैपिटल एच, ठीक है। और इस बेलन की जो त्रिज्या है उसको आप मान लीजिए कुछ भी, और शंकु की त्रिज्या को मान लीजिए आर, ठीक है। और इसकी को मान लीजिए आप एक्स, बेलन की जो त्रिज्या मान ली वो मैंने एक्स मान ली, और शंकु की त्रिज्या मैंने आर मान ली, ठीक है। चलिए, और इसकी ऊंचाई क्या होगी भाई, शंकु बेलन की, तो बेलन की ऊंचाई ये ले लीजिए, ये लिख लो कैपिटल एच, या ये एक ही बात है भाई, ये भी बेलन की ऊंचाई है, ये भी बेलन की ऊंचाई ही है। तो आप यहाँ पे बी डी मान लो, या फिर कुछ भी कह सकते हैं आप, जो है कैपिटल एच, इसको पॉइंट का नाम दे दीजिए आप, ए बी सी डी ई दे दीजिए, इसको मान लो आप कैपिटल एच, ठीक है। अब ये चीज़ आप थोड़ा जरा के लिखनी है यहाँ पर आप लिखेंगे, ये 6 का बच्चों फर्स्ट पार्ट है का, यहाँ पे लिखेंगे माना लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या ओ सी बराबर आर, यह आर है बच्चों, आर, ठीक है, आर मात्रक। और बेलन की त्रिज्या शंकु की ऊंचाई मान लो अभी यहाँ पे, माना लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई क्या है बच्चों, ओ ए कितना है, स्मॉल एच मात्रक, ठीक है।
अब ये तो हमने लिख ली शंकु के बारे में। अब ऐसे ही आप बेलन के बारे में लिखिए। यहाँ लिखेंगे माना महत्तम वक्र पृष्ठ वाले बेलन की क्या त्रिज्या क्या है? OB, हमने मानी x मात्रक, OB x मात्रक, और ऊंचाई माना महत्तम वक्रपृष्ठ के बेलन की ऊंचाई। तो जो ऊंचाई है बच्चों वो क्या है? OE कह दो या BD कह दो, बात एक ही है। यानी OE बराबर BD बराबर कैपिटल H मात्रक। ठीक है, इतनी चीजें आपको लिखनी है, माननी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब एक चीज और, जब हम इसको क्वेश्चन को प्रूव करेंगे तो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। आपने क्लास 10th में वो पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल, समरूप की कंडीशन है, आपने पढ़ी होंगी क्लास 10th में। दो ट्राइंगल्स को जब हम जो है समरूप प्रूफ करते हैं तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं। जब दो ट्राइंगल को हम समरूप करते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, ये कंडीशन आपने पढ़ी होंगी। तो वो यहाँ पर यूज होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कीजिए बच्चों, एक्चुअली हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो बेलन की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। ये तो प्रूफ कराया हमसे, है ना। इट मीन्स कि सिद्ध कीजिए कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। बेलन की त्रिज्या बराबर है शंकु की त्रिज्या की आधी, यानी शंकु की त्रिज्या आधी वो बराबर होगी बेलन की त्रिज्या पूरी के। इट मीन्स बेलन की त्रिज्या क्या मानी है हमने? बेलन की त्रिज्या है वो है x, और ये बराबर होगी शंकु त्रिज्या r की आधे के बराबर। ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो देखिए इसके लिए हमें यहाँ पे दो चीज़ें आप पहले देख लीजिए। यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल देखिए आप गौर से। एक तो आप देखिए ये वाला ट्राइंगल, सॉरी, ये वाला ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं। ये वाला ट्राइंगल BCD, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और आप एक ट्राइंगल देख पा रहे होंगे AOC, बड़ा वाला। ये आपको ये दो ट्राइंगल साफ दिख रहे होंगे, एक ये बड़ा वाला छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। ठीक है, इन दो ट्राइंगल को देखिए आप, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं? समरूप हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज BCD, समकोण त्रिभुज BCD व त्रिभुज समकोण त्रिभुज OCA समरूप है। तो क्या होगा? देखिए अगर ये समरूप है तो इसकी इस भुजा यानी इस वाले त्रिभुज का आधार बटे बड़े वाले त्रिभुज का आधार बराबर होगा, यानी छोटे त्रिभुज का आधार और बड़े त्रिभुज के आधार का अनुपात बराबर होगा छोटे त्रिभुज की ऊंचाई और बड़े त्रिभुज की ऊंचाई के अनुपात के। ठीक है, यानी कि छोटे त्रिभुज का आधार क्या है? BC, और बड़े त्रिभुज का आधार क्या है? OC, बराबर होगा छोटे त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? BD या DB, एक ही बात है, और बड़े त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? OA या AO, एक ही बात है। ठीक है, OA यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BCD समरूप है त्रिभुज किसके? OCA के। ये दोनों कैसे हैं? समरूप ट्राइंगल हैं।
ठीक है, इस वजह से। अब यहाँ पर देखिए BC क्या है बच्चों, BC को मैं क्या, BC मुझे पता है कितना है, नहीं पता है, मुझे BC नहीं पता है, तो मैं BC को क्या ले सकता हूँ, अगर मैं पूरे OC में से, अगर मैं पूरे OC में से, इस OC में से सिर्फ इतना घटा दूँ, इस पूरी लंबाई में से सिर्फ इतनी लंबाई हटा दूँ, यानी घटा दूँ, तो ये लंबाई मालूम पड़ जाएगी। तो OC माइनस OB लिख सकते हैं, किसको, BC को, ठीक है। तो BC को मैं लिख सकता हूँ बड़ी शंकु की त्रिज्या माइनस बेलन की त्रिज्या, यानी OC माइनस OB, और बटे OC कितना है, OC मुझे पता है, OC की लंबाई है स्मॉल r, बराबर BD क्या है, BD है बेलन की ऊंचाई, यानी BD लिख दो या OE लिख दो, एक ही बात है, BD या OE बटे, क्योंकि BD और OE एक ही बात है, मैं बताऊँ यहाँ BD या OE एक ही बात है, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप जो है H भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने H माना है, तो आप चाहते हैं H भी लिख सकते हैं, क्योंकि BD बोल दो या OE बोल दो, वैल्यू क्या है, H मानी है हमने। और बटे में आ रहा है आपका OA, और OA है शंकु की ऊंचाई, मतलब स्मॉल h। तो यहाँ से अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको निकालनी है इस बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या क्या है, तो देखिए OC माइनस OB क्या है, OC क्या है भाई, तो OC है स्मॉल r माइनस OB क्या है, तो OB है x और बटे r बराबर h अपॉन कैपिटल H अपॉन स्मॉल h, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आप इसका इसमें कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा r माइनस x बराबर h अपॉन h। तो यहाँ से आप निकालिए जो है x का मान, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर बुला लो, तो r माइनस h अपॉन h बराबर x। ये क्या आ गई, ये आ गई आपकी जो है त्रिज्या, इसकी, इस बेलन की, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हम जाते हैं शंकु बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, मान लो S बराबर 2 पाई RH, यही तो होता है 2 पाई RH। यहाँ पर R क्या है, बेलन की त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि 2 पाई R क्या है इसकी, X, और H क्या है, H हमने मानी है कैपिटल H। अब 2 पाई X की वैल्यू क्या निकाली है भाई, हमने X की वैल्यू निकाली है, यहाँ पर जो है हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो निकाली है r माइनस एच अपॉन एच, r माइनस एच अपॉन एच, ठीक है। तो यहाँ पे लगा सकते हैं हम x की जगह पे, तो r माइनस एच अपॉन एच, ठीक है। या फिर आप ऐसा कीजिए, r तो हमें निकालनी है, यानी r के बीच में तो हमें रिलेशन निकालना है, तो हम r की वैल्यू ना निकाल के यहाँ से आप निकाल सकते हैं शंकु की h, क्योंकि हमें जो रिलेशन निकालना है वो बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या के बीच में निकालना है। तो आप यहाँ पर ऐसा कीजिए, h का मान निकालो, यहाँ से किसका मान निकालो, h का मान, ठीक है। तो h का मान आप देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप कुछ नहीं, यहाँ से बेलन की h निकालो, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो r माइनस एक्स और इंटू h बराबर कैपिटल H, ये आ गई बेलन की h। यहाँ पर आप लगाइए तो 2 पाई x और बेलन की h क्या है, ये रही r माइनस एक्स और इंटू में h है, इंटू में h, ठीक है। ये हमने इस h की जगह लगा दी, तो ये s बराबर चल रहा है आपका, s बराबर इस x का अंदर गुणा करते हैं तो 2 पाई h को ले लो इधर, x का अंदर गुणा करेंगे तो rx माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे x के सापेक्ष कर दो अवकलन, तो ds ओवर dx बराबर 2 पाई h तो कांस्टेंट है, यहाँ r कांस्टेंट है, x का क्या हो गया, x के सापेक्ष 1 और इसका हो गया 2x। इसका पुनः अवकलन करो, पुनः अवकलन करने पर तो ds ओवर dx बराबर
2 पाई एच, और यहाँ पे आर माइनस, पुनः अवकलन करेंगे तो पुनः में देखिए, पुनः यहाँ पे जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये जो आर है ये तो क्या है, कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0, और यहाँ 2x का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा माइनस के 2 दूनी 4 पाई एच d2s ओवर dx2 पुनः अवकलन। ठीक है, चलिए अब हमें निकालनी है यहाँ से r की वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू, तो ds ओवर dx बराबर 0, तो इसकी वैल्यू ये है यानी 2 पाई h और r माइनस 2x बराबर 0, तो ये तो 0 में गया सब कुछ, इट मीन्स दैट कि r माइनस 2x बराबर 0, तो r बराबर आ गया 2x, तो x बराबर आ गया r बाई 2, x बराबर r बाई 2। ठीक है, अब देखिए इस x के मान पर अगर हम इसको चेक करेंगे, x के मान पर d2s ओवर dx2 को, तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, फाइनली यही चीज़ आने वाली है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं d2s ओवर dx2 एट x इज इक्वल टू r बाई 2, क्या आएगा माइनस के 4 पाई h ही आएगा, जो कि क्या है बच्चों, नेगेटिव है, जो कि क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। ठीक है, जो कि ऋणात्मक है, और ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा बच्चों, उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा, और उच्चिष्ट ही हमें दिया था, इसने कहा था ना कि इस क्वेश्चन में कहा था कि इसका बेलन जो है महत्तम वक्रपष्ट है, तो वक्रपष्ट कैसा है, उच्चिष्ट होगा यानी महत्तम होगा, एक ही बात है। ठीक है, अब r की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गई ये चीज़। ठीक है, तो बस ये कहा था कि ऐसा बेलन की, एक शंकु के अंदर बेलन है, उसकी बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी होगी यदि उस बेलन का वक्रपष्ट महत्तम है, तो वक्रपष्ट महत्तम आ गया, तो देखिए, और x इज इक्वल टू r बाई 2 भी आ गई, और x इज इक्वल टू r बाई 2 ही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, x इज इक्वल टू r बाई 2, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये चीज़, तो महत्तम भी हमें इसका आयतन भी, वक्रपष्ट भी महत्तम करके दिखाना था, तो महत्तम यानी उच्चिष्ट करके दिखा दिया, और बेलन की त्रिज्या शंकु त्रिज्या की आधी लानी थी, तो बेलन की त्रिज्या जो है हम शंकु त्रिज्या की आधी भी ले आए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आप इसकी शंकु की त्रिज्या मान लीजिए और शंकु की ऊंचाई मान लीजिए, ऐसी बेलन की त्रिज्या मान लीजिए, बेलन की ऊंचाई मान लीजिए, और इन दोनों ट्रायंगल को समरूप रख दीजिए, वहाँ से इस शंकु की ऊंचाई निकाल लीजिए, और फिर वक्रपष्ट लगा दीजिए बेलन का, उसमें ऊंचाई की जगह ऊंचाई का मान लगा दो, और बेलन की r के रेस्पेक्ट में उसका अवकलन कर दो, आराम से आपकी जो है बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी के बराबर आ जाएगी, और महत्तम भी आ जाएगा, क्योंकि ये स्टेप आपको जस्ट निम्नलिखित बताई, मैंने 5 स्टेप आपको बताई थी, तो इसमें सिर्फ हमारी ये 4 स्टेप यूज हुई हैं, 5वीं नहीं किए, जो कि मान तो निकलवाया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका बच्चों कंप्लीट हुआ, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, खा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार आ चुका है। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, अगला जो प्रश्न है वो है आपका अवकल समीकरण से 6 का खा। क्या दिया है इसमें हमें, dy ओवर dx बराबर x प्लस वाई प्लस 5, x प्लस वाई प्लस 5 अपॉन 2x प्लस वाई प्लस 3 को हल करना है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, हल करो, अवकल समीकरण को हल करो, ये हमसे कहा है इसमें। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं। देखिए इसमें अगर आप वेरिएबल सेपरेबल रूल लगाएंगे तो अभी नहीं लग पाएगा, क्योंकि एक्स एक्स वाले एक तरफ वाई वाई वाले एक तरफ हम नहीं कर सकते हैं। ये हमें सवाल ही कुछ इस तरीके से दिया है कि वेरिएबल सेपरेबल रूल इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, और अगर हम इसकी कंपेयर करें डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी क्यू बराबर पी वाई बराबर क्यू से, तो भी कंपेयर नहीं होगी, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालेंगे तो एक साइड में वाई वाला एक साइड में एक्स वाला होना चाहिए, वो भी यहाँ पे नहीं हो सकता है।
तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा माइंड आप थोड़ा सा आपको यूज करना है क्या कि ये जो x प्लस वाई है, एक्चुअली ये जो x प्लस वाई है इसको आप लेट कीजिए, और ये इसी की वजह से हम यहाँ पे ना तो वेरिएबल सेपरेबल लगा पा रहे हैं और ना कंपेयर कर पा रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, मान लीजिए यहाँ पे माना x प्लस वाई बराबर टी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर टी आ गया। अब इसका करिए बच्चों अवकलन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का क्या हो जाएगा 1, y का होगा dy ओवर dx और t का x के रेस्पेक्ट में dt ओवर dx, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ से, अब आप यहाँ से dy ओवर dx का मान निकालो, 1 को ले जाओ राइट में, तो dy ओवर dx बराबर dt ओवर dx माइनस 1, ठीक है। अब आप ये वाली वैल्यू लगाइए यहाँ पर, तो dt ओवर dx माइनस 1 किसकी जगह पर, dy ओवर dx की जगह पे, एंड बराबर x प्लस वाई की जगह पे आप क्या लगाने वाले हैं, x प्लस वाई की जगह पे लगा दो t, तो t प्लस 5 और यहाँ पर भी t, तो 2t प्लस 3, ठीक है। अब इस 1 को आप राइट में ले जाइए, इट मीन्स दैट कि dt ओवर dx बराबर t प्लस 5 अपॉन 2t प्लस 3, इधर आएगा तो प्लस 1, यहाँ पे एल्सियम ले लीजिए, तो dt ओवर dx बराबर t प्लस 5, इसका अदर गुणा करेंगे तो 1 का इसमें होगा तो यही आएगा 2t प्लस 3 अपॉन 2t प्लस 5, तो dx ओवर dt बराबर यहाँ पे t और 2t क्या हो गया 3t और 5 प्लस 3 हो गया आपका 8 अपॉन 2t प्लस 5, ओके। अब देखिए यहाँ पे अब आप आराम से वेरिएबल सेपरेबल रूल यहाँ पे लगा सकते हैं, टी वाले एक तरफ एक्स वाले एक तरफ, ठीक है। तो चर राशियों के पृथक्करण से कैसे, इसका धर, तो इसको भेज दो ऊपर गुणा में, इसको भेज दो बटे में, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो इस dt को ही भेज दो ना इधर, तो dx बराबर हो जाएगा 2t नहीं 3t है, 3t प्लस 8, 3t प्लस 8 डिवाइड बाई 2t प्लस 5 और इनटू में dt है। अब देखिए यहाँ पर आप इनको मैंने क्या कहा था, इसका आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से छोटी होनी चाहिए। आंशिक भिन्न में आपको मैंने बताया था ना, रूल बताए थे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंश की घात हर से छोटी होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बराबर तो है, तो इसको भाग दे के बल छोटा बनाएंगे। एक्चुअली हम डायरेक्ट यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अवकलन लायक बनाना पड़ेगा। उसको कैसे मैनेज करें, आप देखिए इससे इसमें भाग दीजिए, 3t प्लस 8 में आप जो है भाग दीजिए 2t प्लस 5 से। तो कैसे देंगे आप, देखिए इन दोनों को बराबर बनाना है आपको, इन दोनों को क्या बनाना है आपको, बराबर बनाना है। देखिए किससे भाग दें, यहाँ 2t है या 3t है, तो बराबर बनाने के लिए क्या करें, यहाँ पर आप क्या कीजिए, इनको बराबर बनाना है, ये 2t है और ये 3t है, सेम करना है। तो क्या करें, तो भाई आप ऐसा कीजिए 3t में भाग दे दो किससे, 2t से, तो t से t कट जाएगा, 3/2 आ गया। तो 3/2 से इसमें अगर आप करेंगे गुणा, 3/2 से अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो 3t बन जाएगा। देख लो 2t में अगर हम 3/2 से गुणा करें तो 3t बन गया, नहीं बन गया, तो बस, तो 3/2, तो 3t ऐसे 3/2 से गुणा करना है 5 में, 5 में गुणा करना है 3/2 से, तो कितना आएगा 5 दिया 15/2, तो प्लस 15/2। अब इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस ये कट गया, 8 माइनस 15/2, 8 में 16 में से 15 गया तो कितना बचा, 1/2 आ गया, ठीक है। बस अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये जो आ रहा है आपका ये प्लस यानी dx बराबर ये 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2 प्लस ये जो शेषफल है ये 1/2 एंड डिवाइड बाई
डिवाइड बाई जो पहले से था इसमें 2t + 5 एंड dt आपका चल रहा है, तो dx बराबर यहाँ पर ये 3/2 हो गया एंड प्लस ये 1/2 बाहर 1/2t + 5। ठीक है, अब इसका हम आराम से समाकलन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, दोनों ओर समाकलन ले लो, तो dx 1, यहाँ समाकलन लेंगे तो 3/2 कांस्टेंट है 1 dt और प्लस 1/2 यहाँ पर dt/2t + 5। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ समाकलन करिए बच्चों, दोनों ओर समाकलन करने पर तो 1 का क्या होगा प्यारे, तो 1 का होगा क्या, x के सापेक्ष x, यहाँ पे 3/2, यहाँ इसका हो जाएगा t प्लस यहाँ 1/2 log mod 2t + 5 एंड प्लस c। दिस इज योर आंसर। लेकिन अभी हमने t का मान नहीं लगाया, चूंकि हमने t माना तो अब t का मान यहाँ पे लगा दीजिए, x + y। तो x = 3/2, t की वैल्यू क्या है x + y प्लस 1/2 log mod 2, t की वैल्यू क्या है x + y प्लस 5 एंड प्लस c। तो x बराबर 3/2 x + y प्लस 1/2 log मापांक 2x + 2y प्लस 5 एंड प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे तो इस x + y को बस प्रतिस्थापित कर दो बाई t, उसके बाद इसको वेरिएबल सेपरेबल रूल लगा दो, फिर इंटीग्रेशन कर दो। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ें इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, हम इसका अलग अलग भाग देते तो हम नीचे वाले को मानते तो ऊपर टी नहीं मिलता, तो बात नहीं बन रही थी, इसलिए हमने इसको भाग देके छोटा बना लिया, तो ये चीज़ मिल गई, इंटीग्रेशन लायक हो गया। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, लास्ट में टी की वैल्यू लगा दीजिए, आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ बच्चों, 6 का खा। ठीक है, तो इसी टाइप से आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, फिर आपको कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। जितना पढ़ाया उसको बस अच्छे से ठोस करते रहिए। ठीक है।